This video gives you the overview of these topics which are mentioned on the slide. एंड इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन करते हुए कहाँ कहाँ पे हम गलती करते हैं जिसका हमें ध्यान रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्सेप्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ बेसिक थिंग्स जो रिक्वायर्ड है वो बताऊंगी और जहां जहां पे हमें ध्यान रखना है कि गलती ना हो वो पॉइंट्स बताऊंगी. ओके लेकिन अगर आपको प्रॉपरली करना है तो पिछली वीडियोस में जाके आप कवर कर सकते हैं. ओके सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन होगी ऑफ द टाइप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0. ओके तो क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन होती है ये. अब यहाँ पे ये जो m और n है ये दोनों ही x y के फंक्शन होते हैं. तो अगर आपका कर्ल m ओवर कर्ल y मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x के, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है. एक बार अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं और सोल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला. तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट और हमें उन टर्म्स को जो n में है पर x के बिना है मतलब x नहीं होना चाहिए उनमें, उन टर्म्स को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. ओके और इस ये इक्वल होगा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के इक्वल, राइट. तो दिस विल बी द सोल्यूशन. अब यहाँ पे गलती हम कहाँ पे करते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि m को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के साथ ना कि x के साथ, और n को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके और एक चीज और होती है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होता है 2xy dy माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, क्योंकि हमें एक तरह से माइंड में होता है कि पहली इक्वेशन जो m है तो हम इसको m मान लेते हैं, पर ये ध्यान रखना dy का कोफिशिएंट n है और dx का कोफिशिएंट m है, वो आगे पीछे भी लिखा हो सकता है. एंड अलॉन्ग विद दिस हमें नेगेटिव भी कंसिडर करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की dx माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में m तो लिख लेंगे 2xy. ओके और हमें बोलेंगे कि n जो है वो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये नेगेटिव हमें इग्नोर नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना. तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो क्योंकि हम इसको कंपेयर करते हैं प्लस एन डी वाई के साथ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगी तभी यहाँ पे प्लस आएगा. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये ध्यान रखना है. Now let's shift to the next thing. Equation reducible to exact differential equation. तो जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन है mdx प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 टाइप की, लेट से अगर ये एग्जैक्ट नहीं है मतलब आपका कर्ल m ओवर कर्ल y इक्वल नहीं आ रहा कर्ल n ओवर कर्ल x के, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक एक्स वाई के फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन के साथ, तो जो नई इक्वेशन आएगी वो आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी, मतलब उसके लिए आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. ठीक है तो मान लो अगर जी एक्स वाई आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब कोई फंक्शन एक्स वाई का जो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस इक्वेशन के लिए, तो जब आप इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट होगी. ओके तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए. तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं. सो रूल नंबर 1 है कि अगर आपका m और n दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन है सेम ऑर्डर के, तो हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या है 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई, प्रोवाइडेड कि ये नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन आपको देखनी है तो पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं. रूल नंबर 1, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो m और n हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना, होमोजीनियस होना चाहिए. देन वी कैन यूज दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर. फाइन. उसके बाद आता है रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 सेज कि अगर आपकी इक्वेशन जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो इस टाइप की है, मतलब y f1 मतलब सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई, तो आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन अप्लाई दिस रूल. और ये रूल कहता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे आप, 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड कि ये नॉन जीरो हो. ओके अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो फंक्शन दे रखे हैं ये f1 x कॉमा y नहीं है, ये f ऑफ एक्स वाई है, x इंटू वाई है. x इंटू वाई मतलब जहां पे भी आपके पास फंक्शन आएगा, फंक्शन में वेरिएबल आएगा
तो वो एक्स वाई टाइप का आएगा, जहां पे एक्स बैठा होगा उसके साथ ही वाई भी बैठा होगा। अगर एक्स की 2 पावर है तो वाई की भी 2 पावर होगी, अगर एक्स की 3 पावर है तो वाई की भी 3 पावर होगी। गेटिंग माई पॉइंट? और ये दोनों साथ साथ में आएंगे। सेम फॉर दिस ऑल्सो। तो अगर आपकी इक्वेशन इस टाइप की है तो आप रूल नंबर 2 अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपके पास कर्ल एम ओवर कर्ल वाई माइनस कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स ओवर एन, इसका आंसर फंक्शन ऑफ एक्स आता है, मतलब इसका आंसर जो है वो सिर्फ एक्स की फॉर्म में आता है, उसमें वाई नहीं है। ओके, या फिर कोई कांस्टेंट आता है, मतलब वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट हो तो चलेगा। इन दैट केस अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होगा ई की पावर में जो भी इसका आंसर आया है एक्स की फॉर्म में, वो आंसर को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे एक चीज जो मेंशन करने वाली है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, वो इसी एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसका आंसर एफ ऑफ एक्स में आना चाहिए, ये एक कंडीशन है कि अगर ये होगा तो ही आप इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जब आप इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में ले जाके इंटीग्रेट करोगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 4 आता है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कर्ल एम ओवर कर्ल वाई को कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स में से। ओके, और डिवाइड कर देंगे एम के साथ, ठीक है। और अगर इसका आंसर सिर्फ y की फॉर्म में आए या फिर कोई कांस्टेंट आए, मतलब x नहीं होना चाहिए, y चलेगा, ठीक है, कांस्टेंट चलेगा, पर x नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज फुलफिल हो जाती है कंडीशन, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो यूज कर सकते हैं रूल नंबर 4 का, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। वो क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे आंसर आया उसको इस बार हम इंटीग्रेट करेंगे y के साथ, ओके, dy के साथ। ये याद रखना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये f ऑफ y नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर में, जब ये f ऑफ y लेके आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और इसको याद रखने के लिए एक इजी वे ये भी है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूल नंबर 3 क्या था, रूल नंबर 4 क्या था। तो जिस चीज के भी पार्शियल डेरिवेटिव को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वही नीचे हम लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने का इजी वे है। ओके, और नीचे ये वाला जो वेरिएबल होगा आपका आंसर उसी फॉर्म में आना चाहिए, उसी वेरिएबल में आना चाहिए। गेटिंग माई माइंड? दिस इज जस्ट अ वे कि आप कैसे इसको दिमाग में रख सकते हो। ऑल राइट, थर्ड एंड फोर्थ रूल में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नाउ कम टू द रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 सेज कि आप मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब यूज कर सकते हो अगर आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पहले 4 रूल से हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास 4 टर्म्स है, फाइन, आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में 4 टर्म्स आती हैं, लेट्स से 2x y माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके, प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो टोटल टर्म्स कितनी है, 2 dx के साथ है, 2 dy के साथ है। ऐसे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज हैं, पर अगर मान लो कि यहाँ पे 3 टर्म्स होती प्लस वाई स्क्वायर भी होता, तो ऐसी कंडीशन में तो नहीं होगा ये रूल अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 4 ही टर्म्स है एज यू कैन सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर आप अपनी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में डाल पाते हो तो आप इस रूल का इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर सकते हो, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x की पावर h y की पावर k। अब क्वेश्चन ये ही h और k क्या है, तो ये h और k हम कहां से निकालेंगे, ये हम निकालेंगे इन इक्वेशन से। ओके, एक हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक हम यहां से सॉल्व करेंगे, तो दो अननोन्स है एच एंड के। ओके, और ये जो ए बी एम एन सी डी पी क्यू ये सब हमें मिल जाएगा जब आप अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में डालोगे। तो कंपेयर करके आप ए बी एम एन सी डी पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अननोन रह जाएगा सिर्फ एच एंड के। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, इसको सॉल्व करो लीनियर इक्वेशंस को, और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एंड के। वंस आपको वो इक्वेशन ये वैल्यूज एच और के की मिल गई तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। यहाँ पे मेरा y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इन केस आपका यहाँ पे कोई फंक्शन है x का, तो आप उसको डिवाइड करके हटा दो। ओके, तो एक बार आपको ये फॉर्म मिल जाए
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये जो p और q है ये फंक्शन है सिर्फ x की, ओके, यहाँ पे y नहीं होना चाहिए। फाइन। तो अगर आपकी इक्वेशन इस तरह से है तो आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सबसे पहले आप p और q की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। वो होगा p को आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर में रख के विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। वंस यू विल गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन विल बी दिस। ठीक है, तो y इंटू जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो, उसके बाद हमने q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ओके, पर यहाँ पे एक चीज जो मैं मेंशन करूंगी ये कि आप स्टिक मत रहना कि यहाँ पे y होगा। कई बार आपके पास इस तरह की इक्वेशन भी आएगी जहां पे आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, और p और q जो होगा वो फंक्शन होगा y का। ओके, इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आएगा q dy, सॉरी नॉट q, p dy। ओके, और सोल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, इक्वल्स टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये y डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, देन इक्वल्स टू q होता है फंक्शन जो भी हमारा यहाँ पे होगा, और ये फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो ये x का फंक्शन होगा, y है तो y का होगा, जैसे इसमें ये y का फंक्शन होगा। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, देन वील जस्ट इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमें एक्स वाई में नहीं खेलना, हमें ये दिमाग में रखना है कि कहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल डालना है, कहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालना है। ठीक है, तो इस केस में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। ओके, और इसके लिए हमारा है वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट, तो उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फाइन। नेक्स्ट है हमारा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो होती है ये लीनियर नहीं होती है, पर इसकी ब्यूटी ये है कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सम सब्स्टिट्यूशंस टू लिबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये दिखती कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे हमारा y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये p और q जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है। इस तरफ आपको क्या होगा, एक फंक्शन दिया होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का। ओके, तो ये याद रखना कि ये जो dy ओवर dx, मतलब जो भी आपका डेरिवेटिव है, इसका जो कॉफिशिएंट है ये y का फंक्शन अलाउड है, फंक्शन ऑफ y इज अलाउड। ओके, पर यहाँ पे अगर x का कोई फंक्शन दे रखा तो उसको हमें हटाना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग दैट फंक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर e पावर x दे रखा तो मैं पूरी इक्वेशन को e पावर x से डिवाइड करके यहाँ से ये फंक्शन हटा दूंगी। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हम इसको लिबनीज में कन्वर्ट कर पाए। और वन मोर थिंग कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा यहाँ पे y पावर n मिले, आपको कोई और फंक्शन भी y का यहाँ पे मिल सकता है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई एक फंक्शन आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जो भी आपके पास इस तरफ फंक्शन है y का, उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ताकि ये फंक्शन y का यहाँ से हट जाए। ठीक है, मेरा यहाँ पे y पावर n है तो मैं y पावर n से इसको डिवाइड करूंगी। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी y पावर n के साथ तो मेरे पास आएगा 1 ओवर y पावर n dy ओवर dx प्लस p y ओवर y पावर n इक्वल्स टू q। ठीक है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो ये आएगा n माइनस 1 पावर, राइट। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है कि जो भी आपका सेकेंड टर्म है इसकी, जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है। ओके, तो जो भी सेकेंड टर्म है उसको, उसमें जो भी y का फंक्शन है आपके पास उसको t पुट कर दो। ठीक है, तो ये मेरी सेकेंड टर्म है, इसमें मेरे को पता है p और q तो दोनों ही x के फंक्शन है, तो y का फंक्शन क्या बचा 1 ओवर y पावर n माइनस 1, तो इसको हमने पुट करना है t। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप कहता है कि इन दोनों को, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाई है, इसको कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, ये एक्चुअली में है क्या y पावर 1 माइनस n है, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं न्यूमिनेटर में ले आऊं तो होगा 1 माइनस n। ओके, और y की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस n माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल्स टू dt ओवर dx, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, y पावर माइनस n dy ओवर dx, ये 1 माइनस n दूसरी तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा dt ओवर dx 1 ओवर 1 माइनस n। तो अगर हम देखें तो हमें इस चीज की वैल्यू भी इस फॉर्म में t की फॉर्म में मिल गई। यही हमारा स्टेप नंबर 3 है। तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, तो स्टेप नंबर 3
फोर्थ सेज दैट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी टी और एक्स की फॉर्म में, ओके। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट द लिबनीज फॉर्म। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास एक लिबनीज फॉर्म आएगी जो कि होगी टी और एक्स की फॉर्म में, ओके। उसके बाद हमें सिंपली उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रीवियस मेथड। अब यहाँ पे जो हम गलती करते हैं वो ये कि जब हमारे पास इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, डी टी ओवर डी एक्स प्लस, यहाँ पे मैं एस यूज कर रही हूँ कि पी ऑलरेडी यूज में है, एस टी इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे ये एस और क्यू जो है, क्यू की जगह पे भी मैं टी आर यूज कर लेती हूँ। एस और आर है, ये फंक्शन होंगे एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम सोल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि हमें बड़ी आदत होती है कि हम y और x में खेल रहे होते हैं तो हमें याद नहीं रहता, तो हमें यहाँ पे t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है लिबनीज का जब भी हम सोल्यूशन लिखेंगे, ओके। इक्वल्स टू ये आपका जो r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है इसको इंटीग्रेट प्लस c। तो इस बार एक्चुअली जब हम ये सब्स्टिट्यूशंस लेंगे तो हमारे पास एक्चुअली जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा फॉर द टाइम बिंग। और दूसरी गलती जो हम करते हैं, आंसर हम टी और एक्स में छोड़ के आ जाते हैं, टी को हमने एंड में बैक सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हमारा गिवन क्वेश्चन एक्स वाई में था, तो आंसर भी एक्स वाई की फॉर्म में ही आना चाहिए। ये दो बातों का ध्यान हमें रखना है यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अभी तक हमने तीन कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, एक है एग्जैक्ट, दूसरा है बर्नौलीज और तीसरा है लिबनीज। और तीनों में ही अगर हम ऑब्जर्व करें तो डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो 1 रहा है। पर अगर आपके पास हायर ऑर्डर मोर देन 1 आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये उसका पहला पार्ट है, जब हमारे पास कोफिशिएंट्स जो होंगे डेरिवेटिव्स के वो कांस्टेंट होंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट है ये a1 a2 an माइनस 1 an, दीज आर कांस्टेंट, ओके। और ये जो कैपिटल X है ये इधर तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा या फिर ये कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल X है तो दिस कैपिटल X कैन बी अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल X और ये कांस्टेंट हो सकता है, मतलब यहाँ पे y नहीं होना चाहिए इस कैपिटल X में, ओके। तो यहाँ पे दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। पहली होती है अगर ये आपका कैपिटल X जीरो हो जाए, ओके। अगर कैपिटल X यहाँ पे आपके पास ये राइट हैंड साइड जीरो आए तो उस केस में क्या होता है, हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इस केस में हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो इक्वल होता है y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ओके। सिर्फ हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी कैसे निकालना है, ओके। एंड नेक्स्ट इज अगर आपके पास कैपिटल X जो है ये कोई फंक्शन आए इंडिपेंडेंट वेरिएबल X का, तो हम इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस केस में हमें कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ता है, फिर हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि ये निकालना कैसे, ओके। तो अगर हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहली चीज है कि आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में डालो, मतलब ये जो डेरिवेटिव है इसको डी वाई ओवर डी एक्स को हम लिख देते हैं कैपिटल डी वाई, मतलब डी ओवर डी एक्स इज कैपिटल डी, ओके। इसी तरह डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी डी स्क्वायर वाई। तो हमने क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में डालने के लिए ये जो डेरिवेटिव्स हैं उसको कैपिटल डी में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म होगी, ओके। अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं, y हम इसको बाहर कर दिया मैंने, तो दिस इज एन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ओवर y, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। तो ये जो होता है इसको हम एफ ऑफ डी बोलते हैं, ओके। तो अगर आप एफ ऑफ डी को इक्वेट कर दोगे जीरो के साथ, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ये हमारा होगा क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ओके। तो एफ ऑफ डी को इक्वल टू 0 कर दो, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड स्टेप है कि इसके भाई रूट्स निकालो, जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है उसके रूट्स निकालो, ओके। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालू तो मेरे को पता है ये प्लस माइनस आयोटा आएगा, ओके। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप कहता है कि आप इसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री
सोल्यूशन लिखो या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखो। ओके, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने कैसे लिखना है, उसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स डिपेंड करते हैं कि आपका जो ये जो रूट्स आए हैं ये कैसी नेचर के हैं, क्या ये रियल और डिस्टिंक्ट है, क्या ये रियल और रिपीटेड है, इमेजिनरी है, कैसे रूट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखने के लिए। अब वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो वो रूल्स हैं ये, ठीक है। तो मान लो आपने रूट्स निकाले आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के और तीन रूट्स आ रहे हैं m1 m2 m3, तीनों ही रियल है और अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो क्या करेंगे, पहला कांस्टेंट e पावर पहला रूट इनटू x प्लस दूसरा कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट e पावर सेकंड रूट इनटू x, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। देन c3 e पावर थर्ड रूट इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ओके। इसी तरह से अगर और भी रूट्स हैं आपके पास तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, अभी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास रियल तो है रूट्स पर इक्वल हो जाए, मान लो कि ये तीन रूट्स आए तीनों ही m के इक्वल हो गए, ओके, सॉरी दो रूट्स आए और दोनों ही इक्वल है m के, ओके। तो हम क्या करेंगे, तो जितनी बार आपका रूट रिपीट हुआ है उतने ही हम कांस्टेंट यहाँ पे डालेंगे। ऑलराइट, फाइन। तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिखती हूँ। मान लो हमारे पास तीन रूट्स आए हैं, दो इक्वल आए हैं, m1 m2 के इक्वल आया और तीसरा रूट आया है हमारा, सॉरी, मान लो कि हमारे पास तीन रूट्स आए हैं, दो आए हैं mm और तीसरा आया m3, ओके। तो इस केस में हम कैसे सोल्यूशन लिखेंगे, तो क्योंकि ये m दो बार आया है तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम इसको असाइन करेंगे अलोंग विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो c1, ठीक है, c1 के साथ एक्चुअली x की पावर कितनी है, 0 है, तभी इसके साथ हमने लिखा नहीं क्योंकि समथिंग पावर 0 इज 1, प्लस c2, अब यहाँ पे x की पावर बढ़ा दी 1, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ले रहे हैं कांस्टेंट के साथ, इनटू e पावर जो रूट आपका रिपीट हुआ है वो, क्योंकि ये दो बार रिपीट हुआ है इसलिए दो कांस्टेंट इसको साइन किए गए हैं अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब तीसरा रूट m3 तो अलग ही है, तो ये आएगा c3 e पावर m3 x, जो हमने पिछले उसमें लिया है पिछले रूल में, ओके। तो ये हमारा हो गया कि अगर आपके पास रियल दो रूट्स जो है वो इक्वल आए और एक जो है वो अलग आया। अगर अब आपके पास मान लो कि तीन रूट्स हैं, ठीक है, तीन रूट्स हैं जो एक इक्वल आ रहे हैं और चौथा रूट आपके पास अलग आ रहा है m4, फाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जो ये m है ये तीन बार रिपीट कर गया तो मतलब हम तीन कांस्टेंट इसको साइन करेंगे अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे c1 प्लस c2 x की पावर 1 देन c3 x की पावर 2, ठीक है। ये सारा का सारा हम असाइन करेंगे एक्सपोनेंशियल के साथ mx देके, ओके। तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, तीन हमने कांस्टेंट दिए, ठीक है। बाद में हमने क्या किया, जो भी आपका जो भी रूट आपका रिपीट कर रहा था तीन बार वो हमने एक्सपोनेंशियल के पावर में रखा और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब एक हमारा रूट आ रहा है m4 जो अलग है बाकियों से, तो हमने एक और कांस्टेंट इसको साइन किया और एक्सपोनेंशियल की पावर में इस रूट को रख के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया x, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि अगर आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आते हैं, तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आते हैं। तो अगर अल्फा प्लस अयोटा बीटा आपका रूट है तो माइनस अयोटा बीटा भी आपका रूट होगा। तो इस केस में हमें ये जो सोल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वो कैसे लिखना है, सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि आपका रियल पार्ट क्या है और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, e की पावर में रखना है रियल पार्ट इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर c1 cos के अंदर हमने देना है इमेजिनरी पार्ट इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x प्लस c2 sin देन इमेजिनरी पार्ट इनटू x, ठीक है। दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फॉर द कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब मान लो कॉम्प्लेक्स रूट्स जो आ रहे हैं वो भी रिपीट कर रहे हैं, वो पेयर ही रिपीट कर रहा है दो बार, जैसे यहाँ पे है फिफ्थ पॉइंट में, ठीक है, दो बार ये रिपीट कर गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट देख लेंगे क्या है, उसके बाद e की पावर में रियल पार्ट आएगा इनटू x, वो सेम रहेगा, पर क्योंकि ये पेयर दो बार रिपीट कर रहा है तो हमें दो दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। और अगर आप ऑब्जर्व करो कांस्टेंट हम देते कहाँ है, कॉस और साइन के साथ ना, तो यहाँ पे अब हमें ये जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है वो बढ़ाने पड़ेंगे, पर सीधा c1 प्लस c2 मत लिख देना, हमें इंक्रीजिंग पावर ऑफ x असाइन करनी है साथ में। तो यहाँ पे आएगा c1 प्लस c2 x कॉस बीटा x प्लस c3 प्लस c4 x साइन बीटा x, ओके। यहाँ पे हम कई बार ये गलती करते हैं कि हम x लिखना ही भूल जाते हैं, ओके। हम क्या करते हैं, हम जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे आपके पास रियल रूट्स दो बार आ गए,
3 और 3, मान लो ये आपके रूट्स आए। कई बार स्टूडेंट क्या करता है C1 C2 e पावर 3x, दिस इज टोटली रॉन्ग। C1 C2 तो फिर एक ही कांस्टेंट है, C1 C2 को अगर आप ऐड करोगे तो एक ही कांस्टेंट, मतलब आप एक ही कांस्टेंट इसके साथ असाइन कर रहे हो, ठीक है। अब मैं बोलूं 4 है तो 4 को मैं अगर लिख दूंगी 3 + 1, तो बात तो एक ही है ना, ये तो एक ही कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमने साथ में x की इंक्रीजिंग पावर जो है वो भी मल्टीप्लाई करनी है, जैसे जैसे आपकी रेपिटेशन किसी रूट की बढ़ती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। हमारा अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हमें क्या करना है। पहला स्टेप वही है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, दूसरा है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, तीसरा है रूट्स निकालो, चौथा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखो बाय यूजिंग द प्रीवियस रूल्स, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ओके, क्योंकि होमोजीनियस में तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं, पर नॉन होमोजीनियस में पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स हैं जो आगे चल के हम देखते हैं। उसके बाद हमने लिखना होता है कंप्लीट सोल्यूशन, जो क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइन, अब हमने नेक्स्ट देखना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं। सो रूल्स टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो कैपिटल एक्स, मतलब जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स का, वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या रूल लगाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा रूल है कि अगर आपका कैपिटल एक्स जो है वो ई पावर ए एक्स टाइप का है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करना है, एफ ऑफ डी आपको पता है क्या होता है, 1/f(d) ई पावर ए एक्स है, जहां जहां पे डी है वहां पे ए पुट कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एफ ऑफ डी क्या था, हमने अभी किया था ना d² + 1, ये हमने एग्जाम्पल ली थी, ये है ना, मान लो यहाँ पे ई पावर 5x है, तो एफ ऑफ डी ये है, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, d² ई पावर 5x। अब जहां जहां पे डी है वहां पे हमें 5 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 25 + 1 ई पावर 5x, सो 1/26 ई पावर 5x, दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको अगर अच्छे से करना है तो पिछली आप वीडियोस में चेक कर सकते हो, ये हमने कवर किया हुआ है। ओके, तो ये एक इजी वे है, बस एक कंडीशन है कि आपका एफ ऑफ ए जो है, मतलब यहाँ पे ए डालने के बाद ये 0 नहीं होना चाहिए। फाइन, नो इन केस अगर ये 0 हो गया तो हम उसको केस ऑफ फेलियर बोलते हैं। तो केस ऑफ फेलियर क्या है कि अगर आपके पास एफ ऑफ ए जो है वो 0 आ गया, मतलब आपने यहाँ पे डी पे ए डाला और ये 0 बन गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस साइड से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम नीचे वाला जो भी फंक्शन है एफ ऑफ डी, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी। ओके, देन फिर हम क्या प्रोसीड करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेम रूल हम दोबारा से जो नया अपडेटेड ये एफ ऑफ डी आएगा आफ्टर डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करने के बाद, वहां पे फिर से हम डी को ए पुट कर देंगे। ओके, जब तक आपका डी ऑपरेटर इलिमिनेट नहीं होता, मतलब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का फाइनल आंसर नहीं मिला है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये जो हम राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें लिखते हैं, इसका कुछ मतलब है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये जो भी ऑपरेटर है ये इसके ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा, जो भी राइट हैंड साइड पे है ये उसके ऊपर ऑपरेट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो ये x आप मल्टीप्लाई करोगे वो लेफ्ट हैंड साइड से करोगे। ओके, नाउ कम टू रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 है हमारा कि अगर आपका कैपिटल X साइन ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी या साइन ए एक्स प्लस बी टाइप का है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जहां जहां पे भी डी स्क्वायर होगा आपके एफ ऑफ डी में, वहां पे उसको पुट कर देना माइनस ऑफ ए स्क्वायर। याद रखना, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है ये ए स्क्वायर का नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हम ऑपरेट कर सकते हैं सिर्फ डी स्क्वायर के ऊपर। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम डी को कुछ पुट कर दे योटा ए और समथिंग, डी के हम ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते, हमें डी स्क्वायर ही चाहिए। ओके, और कंडीशन ये है कि बस ये एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि आप यहाँ पे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करो और आपका जीरो बन जाए डिनोमिनेटर में, ठीक है। इससे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब बात ये है कि कभी कभी आप बोलोगे कि नीचे अगर d+5 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 5x हो तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं है, आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसके साथ, तो आपके पास नीचे d² - 25 आ जाएगा, और आप अब यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो रूल, ठीक है। डी स्क्वायर को माइनस यहाँ पे 25 पुट कर दो। फाइन, अब एक चीज और भी है कि डी अगर ऊपर है और साथ में आपके पास कोई फंक्शन है लेट्स से साइन एक्स, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और अगर 1/d हो, सिंपल 1/d में तो कुछ प्लस माइनस में कुछ नहीं, अगर ये हो और साथ में साइन एक्स हो, मान लो कोई फंक्शन है, मैंने साइन एक्स लिया है, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। ओके, तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ऑल राइट, नो नेक्स्ट इज कि मान लो कि एफ ऑफ ए जो है माइनस ए स्क्वायर जो हमने यहाँ पे लिया है वो जीरो हो गया, तो क्या करेंगे, उसको फिर से हम केस ऑफ फेलियर ही बोलते हैं। तो इस केस में फिर से वही काम करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक एक्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है और नीचे इस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी, और अगेन वील प्रोसीड अकॉर्डिंग टू वॉट एवर द फंक्शन वी हैव हियर, मतलब अगर साइन ए एक्स है उसके हिसाब से, कॉस ए एक्स है उसके हिसाब से हमने प्रोसीड करना है। और ये रूल नंबर 2 एप्लीकेबल है इन सारे फंक्शंस के लिए। ओके फाइन, नाउ लेट्स शिफ्ट टू द रूल नंबर 3। क्या है रूल नंबर 3 इज एप्लीकेबल अगर आपका कैपिटल एक्स क्या है, एक्स पावर एम टाइप का है, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो एफ ऑफ डी है उसको बाइनोमियल से ओपन करना होगा, ठीक है। तो आप उसको 1 प्लस सम फंक्शन ऑफ डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास अगर मान लो नीचे आ रहा है डी प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d पावर 3, ओके, और यहाँ पे एक्स पावर 2 है, मान लो ये मेरे पास आया, तो मैं क्या करूंगी, ये 5d सबसे कम डी की जो टर्म है उसको हमने कॉमन निकालना है। अगर तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, मान लो यहाँ पे होता +7 क्यूब, तो मैं 7 कॉमन निकाल देती, तो 7 पावर 3 बाहर आ जाती, तो ये हो जाता 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d/7 होल क्यूब, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमारे पास आ जाता, ये तो ऐसे ही रहता, ये आ जाता 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d/7, इसको हम अलग कर लेते 3, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते 1/7 क्यूब 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d/7, इसको न्यूमिनेटर में लाते तो पावर हो जाती -3, ठीक है। तो इस फॉर्म में हो जाता। अब मान लो यहाँ पे अगर 7 नहीं है आपके पास, ये है, तो अब अगर मैं चेक करूं तो मिनिमम पावर क्या है डी की, मिनिमम पावर होगी 5d, ठीक है। तो हमें 5d को कॉमन निकालना है क्योंकि हमें अल्टीमेटली 1 प्लस सम फंक्शन ऑफ डी बनाना होता है। तो 5d हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आएगा 1 और इसकी पावर 3 भी आएगी, ठीक है। 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 5d क्यूब, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बन जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे 125d क्यूब, ओके, 1, इसको अगर न्यूमिनेटर में लेके आओगे d/5 पावर -3 बन गया ये फॉर्म, ठीक है। और इस फॉर्म पे हमने लगानी होती है बाइनोमियल, ठीक है। ऑल राइट, और जैसे जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, जो भी आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा वो कुछ एक्स का फंक्शन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा। 1/d³ का मतलब आप उसको 3 बार इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ओके। मतलब जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, आपका है यहाँ पे 125d³, तो इसका मतलब 1/125d³ का मतलब 3 बार आप इंटीग्रेशन करोगे इस आंसर की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, फाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी होगी उस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये होता है जो आपको अप्लाई करना है, और आपको एक्सपैंड तब तक करना है जब तक आपको ऑपरेटर डी पावर एम मिल रहा है, ठीक है। डी पावर एम तक ही आपको ऑपरेट करना है। अगर आपको एक्स पावर एम मिला है तो हम डी पावर एम तक करेंगे जहां तक हमें डी पावर एम का ऑपरेटर मिला है, पर उससे ऊपर वाली पावर के लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑपरेटर जब x पावर m पे लगता है, अगर इससे बड़ा पावर हुआ तो वो उसको जीरो कर देगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो प्रॉपरली समझने के लिए यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखो कि हमने जो एक्सपेंशन एक्सपैंड करनी है बाइनोमियल, वो सिर्फ कब तक करनी है, जितनी x की पावर है उतने ही d के ऑपरेटर तक के लिए, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आपके पास e पावर ax इंटू सम फंक्शन ऑफ x है तो क्या करेंगे। तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना है, हमने e पावर ax को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, जहां जहां पे d है वहां पे उसका इंक्रीमेंट कर देना है d+a, ठीक है। और उसके बाद जो नया ऑपरेटर ये अपडेट करने के बाद आएगा उसको हम प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस v, कि ये v क्या है, साइन ax है, ये x पावर समथिंग है, जैसा भी ये v होगा उस हिसाब से हम आगे सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आपके पास कैपिटल एक्स जो है वो x इंटू सम फंक्शन ऑफ x है तो हम क्या करेंगे,
तो ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पहले हम x आगे के लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 1/f ऑफ डी ऐसे रहेगा और साथ में आएगा v, मतलब इस ऑपरेटर पे हम ऑपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू इस फंक्शन के कि ये कैसा फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्स ई पावर ए एक्स है, जैसा भी होगा। और नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, हमने 1/f ऑफ डी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी। ये याद रखना, 1/f ऑफ डी को करना है, f ऑफ डी को नहीं करना। ठीक है, तो 1/f ऑफ डी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो आपके पास एक नया ऑपरेटर आएगा जिसको हमने ऑपरेट करना है अकॉर्डिंग टू ये फंक्शन। अब ये डिपेंड करेगा कि ये आपको फंक्शन कैसा दे रखा है। ऑल राइट। और एक चीज और भी है कि अगर आपके पास ई पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे तीन फंक्शन दे रखे हो, तो सबसे पहले इसके हिसाब से चलो, ई पावर ए एक्स के हिसाब से। ओके, हालांकि यहाँ पे आप 4 नंबर रूल और 5 नंबर रूल में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ये टोटली अप टू यू। ठीक है, बट मेरे को लगता है कि ई पावर ए एक्स के साथ सबसे पहले प्रोसीड करना चाहिए, थोड़ा इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि अगर आपके पास कोई लीनियर फैक्टर है 1/d-a और कैपिटल एक्स है और आपका कोई रूल नहीं लग रहा, तो आप क्या करो, इसको आप इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में हेल्प यूज कर सकते हो। ई पावर ए एक्स ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एक्स क्या होगा, जो आपको राइट हैंड साइड पे फंक्शन दे रखा होगा एक्स का, ई पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कर दो। ओके, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो हम कवर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की हेल्प से। ऑलराइट, तो बस इसको सॉल्व कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो अभी तक हमने जो किया है उसमें हायर ऑर्डर लीनियर डेरिवेटिव्स तो थे, पर उनके कोफिशिएंट्स जो थे वो कांस्टेंट थे। तो अगर मान लो कि वेरिएबल कोफिशिएंट्स आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने इस टाइप की इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। टाइप 1 इज कॉची और दूसरी है लेजेंडर्स। ओके, तो कॉची जो है वो कुछ कुछ इस तरह से दिखती है। तो आपके पास क्या होगा, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसके कोफिशिएंट में उतनी ही एक्स की, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की उतनी ही पावर होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स एन माइनस वन है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव की पावर एन माइनस वन है। ओके, ये भी एन माइनस टू ऑर्डर का डेरिवेटिव है और उसके साथ एक्स की पावर भी सेम है। सेम फॉर दिस ऑल्सो। अब आप बोलोगे ये a1 a2 an माइनस वन an ये क्या है, तो ये कांस्टेंट है, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ऑल ai's आर कांस्टेंट। और ये कैपिटल एक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे स्मॉल एक्स है, तो ये कैपिटल एक्स जो है ये कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और ये एक्स का फंक्शन होगा, मतलब वाई नहीं होना चाहिए। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल की एंट्री नहीं है इस कैपिटल एक्स में। तो हमने सॉल्व कैसे करना है, तो स्टेप नंबर 1 है कि आप क्या करोगे, एक्स को पुट कर दोगे ई पावर जेड, वहां से जेड आ जाएगा लॉग बेस ई एक्स। ओके, सेकेंड स्टेप है जहां जहां पे आपके पास एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है, उसको पुट कर दो कैपिटल डी वाई। और यहाँ पे कैपिटल डी नोटेशन हम यूज कर रहे हैं डी ओवर डी जेड के लिए। मान लो अगर ये नोटेशन पहले यूज में है तो आप डी डैश भी यूज कर सकते हो डी ओवर डी जेड के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर आपकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो उसको कर दो डी डी माइनस वन वाई। ओके, आपका कैपिटल डी वही रहेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। फोर्थ स्टेप है, अगर आपके पास एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब है, तो उसको पुट कर दो डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। ओके, इसी तरह हायर ऑर्डर के लिए भी, अगर आपकी इक्वेशन में इससे भी हायर ऑर्डर है तो इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करते जाओ। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी जो इक्वेशन है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में चेंज हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, इससे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो y ही रहेगा, पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज होके हो जाएगा z। ओके, तो यहाँ पे जब भी आपने सोल्यूशन लिखना है तो जहाँ पे आप लिख देते हो ना e पावर m1 x, x नहीं आएगा z आएगा जब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल z हो चुका है, तो जहां जहां पे x लिखते थे वहां पे अब z आएगा। और आफ्टर कैलकुलेटिंग द कंप्लीट सोल्यूशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। उसके बाद सारा कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के बाद एंड में आपको बैक सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू z की, क्योंकि क्वेश्चन अगर y और x की फॉर्म में आया तो आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो बैक सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, कई बार स्टूडेंट ये भी गलती करके आते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू लेजेंडर्स। लेजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इस बार सिर्फ x की पावर नहीं होती, आपके पास होगी a प्लस बी एक्स पावर n। ओके,
और जितना आपके पास ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का उतनी ही यहाँ पे पावर होगी। फाइन। अब यहाँ पे n-1 है तो आप देख सकते हैं इसकी पावर भी n-1 है। ऑल राइट। और ये a1 an-1 an ऑल दीज आर कांस्टेंट और कैपिटल X वही है x का फंक्शन मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन और ईदर इट कैन बी अ कांस्टेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कि जो भी ax प्लस bx है उसको e पावर z पुट कर दो, यहाँ से z की वैल्यू ये आ जाएगी। यहीं से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो x आएगा e पावर z माइनस a ओवर b। ठीक है, तो जहां जहां पे आपके पास x है वो हमने इस फॉर्म में लिखना है। फाइन। स्टेप नंबर टू कहता है कि जहां पे भी आपके पास a प्लस बी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स है उसको आप b, ये ध्यान रखना हमने b मल्टीप्लाई करना और b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये मत सोचना कि b कुछ भी है, यहाँ पे b होगा x के साथ वाला। हमने यहाँ पे b मल्टीप्लाई करना है dy। ओके, डी वही है आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। सिमिलरली स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को आपको b स्क्वायर डी माइनस 1 पुट करना है। सिमिलरली स्टेप 4 कहता है आपको अगर आपकी इक्वेशन में a प्लस बी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब है तो उसको आप पुट करोगे b क्यूब डी माइनस 1 डी माइनस 2। ओके, तो ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम जब अपनी इक्वेशन को देखेंगे लेजेंडर को तो वो चेंज हो चुकी होगी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। उसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वही रहेगा y, पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका होगा x। और एक चीज और, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस तरफ तो ये चेंजेस कर देते हैं पर ये कैपिटल X जो कि x का फंक्शन होता है वहां पे x को z की फॉर्म में नहीं डालते। ये ध्यान रखना, कॉची में भी लेजेंडर्स में भी ये x भी चेंज करना है। आफ्टर मेकिंग दी सब्स्टिट्यूशंस आपको आपकी इक्वेशन में सिर्फ y और z दिखना चाहिए। ठीक है, x नहीं दिखना चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमने लिखना है सोल्यूशन, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने पहले देखा। ठीक है, एंड में जब आपका पूरा सोल्यूशन आ जाए तो z को बैक सब्स्टिट्यूट करना होगा x फॉर्म में ये वैल्यू यूज करके। ओके, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स। ऑल राइट, एक शॉर्ट आपको ओवरव्यू मैंने दिया है और गलतियां बताइए जो हम यूजुअली करते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग द while सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके फाइन, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगेगी। ओके, और आप जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसका आप ध्यान रखोगे। एंड अगर आपको इस पीपीटी का पीडीएफ चाहिए तो आप वो ले सकते हो, मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।